एक हमने सुना था कि आपको जान से मारने की भी धमकी। हाँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सर, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कभी सोचा है? पॉलिटिक्स, बीजेपी। आप जो पॉलिटिकल ये नहीं पूछते ना बीजेपी कब ज्वाइन कर रहा है, ये बीजेपी का है बंदा, ये बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, फलाना फलाना। देखिए तन्वी जी, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। ये लोग पक्का बोल बोल के करवाएंगे पक्का करवाएंगे, क्योंकि क्या हुआ कि मोदी जी और अमित शाह ने नहीं सोचा था वो 370 तोड़ेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ने रोज बोलना ये नहीं तोड़ सकता, नहीं उसने कहा ठहर जा बच्चे, तेरे को तोड़ के दिखा सकूं, और उन्होंने तोड़ ही दिया। तो अब ये मुझे 12 बोलते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करो करो करो, मैं नहीं करना चाहता। सच बात बोलूं, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे को पब्लिक इतना प्यार देती है, लेकिन ये ऐसे रोज बोलोगे ना तो पक्का कर लूंगा ज्वाइन। और बीजेपी ही करेंगे? नहीं, देखिए क्या ज्वाइन करना है। अब जब मैं देश की बात करता हूँ तो आपने खुद ही कह देना ये बीजेपी की बात कर रहा है, कि ऐसा क्यों है यार। देश की बात करो तो कांग्रेस की भी हो सकती है, देश की बात करो एनसी की भी हो सकती है, नहीं हो सकती? अच्छा, देश की बात कर रहा हूँ पीडीपी की भी हो सकती है यार, वो तो बिल्कुल। अच्छा, लेकिन देश की बात कर रहा हूँ तो देश पहले, तो देश प्रायोरिटी है जी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इंसान को वो करनी चाहिए। बाकी रामचंद्र जी ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है जी, और बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि कुछ बड़ा करने वाला है। शायद पॉलिटिकल भी ज्वाइन करना है आप? अभी नहीं, तब भी अगर किया ज्वाइन तो आपके पास पहला इंटरव्यू पक्का। सर, स्पीकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ लगता है कौन जीतेगा? हेल्दी ओपिनियन। राहुल गांधी जी आप हंस क्यों रहे? आपको नहीं लगता हो जीत सकते हैं? राम राम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज की गेस्ट जो हैं, वी हैव डिसाइडेड टू नॉट नेम देम, लेकिन आपको हम कुछ हिंट्स देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वो कौन है। उन्होंने अपनी जर्नी ऑफिस बॉय से शुरू की थी। नाउ ही इज़ नोन टू बी द डोगरा जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही इज़ ऑल्सो अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आज की पॉडकास्ट में हमने उनकी जर्नी को अनवील तो किया है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं उनसे, कुछ ऐसी बातें भी उनसे जानी है जो लोगों को बहुत शिकायत कह सकते हैं उनसे है, या फिर उनके सवाल उनसे हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ आशीष कोहली। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपको पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प्स में देखने को मिलेंगे, आप नीचे जाके टाइमिंग पे चेक कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये पॉडकास्ट पूरा देखें, 1 घंटे का एपिसोड है, और अपने फीडबैक्स ज़रूर हमें कमेंट्स में दें। आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। राम राम जी, सनातन धर्म की जय। और जो भी दर्शक पॉज टाइप के हैं इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, उनको भी मेरी तरफ से राम राम। हेलो सर, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। सर, पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हमेशा आप राम राम सनातन धर्म के जय, बाकी लोगों को भी लगता है कि आप सिर्फ एक तरफ बायस्ड हैं या फिर सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, उसकी वजह? तन्वी जी, मैं अभी ना केदारनाथ जी गया और बद्रीनाथ धाम गया जी। और आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्हें मैं जानता भी था, और वो JNK के नहीं थे। ओके। उन्होंने मुझे पहचाना और बुलाया यही कह के कि ये भैया वही है तो सनातन धर्म की जय बोलते हैं। तो आपका सवाल बड़ा वैलिड है। कई लोगों को लगता है कि अगर ये सनातन धर्म की जय बोलते हैं या राम राम बोलते हैं तो ये सिर्फ अपने हिंदू कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जर्नलिस्ट तो हर कम्युनिटी के होते हैं। जी। और मैं हर कम्युनिटी का ही जर्नलिस्ट हूँ, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ। हाँ, मैं राम राम जब सनातन धर्म की जय बोलता हूँ तो मैं अपने धर्म को सच में मैं प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। जी। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि मैं अपने धर्म को क्यों प्रायोरिटी ना दूँ, और अपने धर्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और सिर्फ यही बात नहीं है, कई और भी कम्युनिटी के जर्नलिस्ट हैं जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं और ओपनिंग इसी तरह से करते हैं अपनी कम्युनिटी का तरीके से। जी जी। बट सवाल ये खड़ा होता है कि सवाल सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है कि भैया मैं राम राम क्यों बोलता हूँ, सनातन धर्म की जय क्यों बोलता हूँ।
बाकी कम्युनिटीज से नाराज़ हो जाएंगी। भाई अभी तक तो तन्वी जी मेरे से कोई नाराज़ हुआ नहीं। हाँ, अगर किसी की ऐसी नाराज़गी है तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि सनातन जो शब्द है ये सिर्फ हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करता। सनातन शब्द जो है सभी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सनातन कभी ये नहीं सिखाता कि आप किसी और धर्म के खिलाफ चलो। सनातन कभी ये नहीं सिखाता कि आप किसी और धर्म के खिलाफ आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करो, उन्हें थोड़ा छोटा समझो, अपने आप को सबसे ऊपर समझो। सनातन ये कहता है कि आप सबको एक समान देखो। जैसे हम अभी हमारा देश का भी ये हमारा स्लोगन है कि हम सब पूरे विश्व को एक समान देखते हैं, है ना, वन कंट्री वसुधैव कुटुंबकम। तो सनातन का मतलब यही है। तो मैं सभी को एक नज़र से देखता हूँ, सभी मेरे लिए एक समान है। हाँ, अपने धर्म को मैं प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि मैं हिंदू धर्म का हूँ और मैं वो देता भी रहूँगा। जी जी जी, एग्जैक्टली। सर, आगे बढ़ने से पहले बहुत सी मोस्टली ऑडियंस आपको जानती ही है, लेकिन आपकी फैमिली, आपकी कैसा बचपन बीता, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो अगर आप बता सकते हैं तो। देखिए तन्वी जी, पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि हमने शुरुआत ही राम राम से कर दी, तो थोड़ा सा मैं धन्यवाद करूंगा तन्वी जी का और पॉज ट्राइब का, और लोगों को कहूंगा कि इनके वीडियोस को मैक्सिमम लाइक करें, इनका पेज लाइक करें, हर प्लेटफॉर्म के इनको लाइक करें। मुझे तो आप करते हैं, मेरे माध्यम से इन्हें भी लाइक करें, इनके पेज को सब्सक्राइब करें। मेरे बचपन की जब भी बात होती है तो मैं सब जानते हैं, आशीष कोहली मेरा नाम है और मैं गांधीनगर में ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि मैं एक ऑटो ड्राइवर का बेटा हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं लगती कि मैं इसमें कोई शर्म महसूस करूँ। मैं चाहे कहीं भी पहुँच जाऊँगा, मैं यही बात ही दोहराऊँगा। दूसरा, हमारा अपना ऑटो नहीं था, किराए का रोज़ का वो देना पड़ता था पैसे जिसका ऑटो था। तो मेरी मम्मी ने भी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, दुकान पे भी काम किया है हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल का नाम है शिक्षा निकेतन हाई स्कूल, अब वो हायर सेकेंडरी बन चुका है। तो रामेश्वर मैंगी जी मेरे प्रिंसिपल रह चुके हैं और उनका मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ की हुई थी क्योंकि हम अपनी फ़ीस नहीं दे पाते थे, तो मेरी फ़ीस उन्होंने माफ़ की थी और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। 10th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पे पढ़ा, देन 11th-12th मुझे रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ने का मौका मिला। पिताजी की डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे कंधों पर आ गई क्योंकि मैं बड़ा था और मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम अंकुश कोहली है। ही इज़ MR इन फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो घर का सारा चीज़ देखना, वो सब कुछ मेरे कंधों पर ही आ गया। तो मुझे अपनी 10वीं क्लास के बाद, यानी कि 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th क्लास में ही मुझे सिटी केबल ज्वाइन करना पड़ा। अब पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, आप तब बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन आपके फैमिली ज़रूर जानते हो कि सिटी केबल का नाम। तो सिटी केबल सबसे पुराना टीवी केबल नेटवर्क था, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था। तब मेरी सैलरी सिर्फ 1200 या 1300 रुपये थी और वहाँ पर मुझे काम क्या मिला था, और ये बताने में मुझे कोई भी हिचक नहीं होती है। मुझे वहाँ पर एक ऑफिस बॉय का काम मिला था, एक पियोन का काम मिला था, तो मैंने वो भी काम किया है। लेकिन पढ़ता था वहाँ पर तो अपनी किताबें साथ ले जाता था, तो मैंने 11th-12th साथ साथ की। बट थोड़ा सा ना, ये जो आपका भी स्टूडियो है, लाइट्स, कैमरा, माइक्स देख के ना थोड़ा सा इंसान को लगता है कि यार ये क्या दुनिया है। जी जी। तो मेरे सामने आते थे लोग न्यूज़ पढ़ने के लिए, एंकर्स आती थी, तो मुझे भी लगता था यार ये कुछ है, कुछ ना कुछ तो है इस काम में भी। तो मैंने कहा कि अब न्यूज़ पढ़ना तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं पता नहीं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा, चलो न्यूज़ पढ़वाने वाले का काम कर सकते हैं, कैमरा का काम। तो मैंने कैमरा में थोड़ा इंटरेस्ट किया, तो मुझे कैमरा थोड़ा इंटरेस्ट आया। वहाँ पर लोगों ने तब बोला, तू क्या कैमरा कर रहा, तू पियोन है, चल जाके चाय बना। लेकिन मैंने कहा ठीक है, चाय बना लेता हूँ आज, लेकिन कल ये लड़का आओ कहीं और ही मिलेगा जी। तो आज वो लोग भी जब मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि हाँ उस समय हम गलत थे जी। तो बस फिर लाइफ चलती गई। रणबीर हायर सेकेंडरी के बाद मैंने कॉमर्स कॉलेज से BCom करी है और कॉमर्स कॉलेज के साथ साथ सिटी केबल से मैंने टेक 1 चैनल ज्वाइन किया। 9 साल मैंने टेक 1 चैनल ज्वाइन किया है, देवेंद्र सिंह राणा जी के चैनल में काम किया मैंने। और साथ साथ में मेरी पढ़ाई चलती रही और साथ में मैं एक असिस्टेंट कैमरामैन बन गया, कैमरा उठा के चलना।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता जर्नी बढ़ती गई तो मैं कैमरामैन बन गया, कैमरा चलाना स्टार्ट किया। फिर एक नेशनल चैनल में जॉब मिल गई, डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल, उसमें जॉब की। और मेरे साथ मेरे रिपोर्टर थे मिस्टर दीपक खजूरिया, उनके साथ मैंने काम किया, उनसे सीखने का मौका मिला कैसे न्यूज़ लिखी जाती है, स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे बोलने का भी इंटरेस्ट था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर सोशल मीडिया का दौर आया तो मैं कैमरा के सामने आ गया। इसी बीच में मैंने जर्नलिज्म भी कर ली थी इग्नू से। हमारे पास यहाँ पर कोई मास्टर्स नहीं करवाता था जर्नलिज्म में। तब अमिताभ मट्टू जी जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया था जर्नलिज्म का, बट वो पूरा नहीं हो पाया, वो अभी तक नहीं हो पाया। तो उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई तो उन्होंने मास्टर्स शुरू किए, देन मैंने मास्टर्स ज्वाइन की। तब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब मास्टर्स करने गया था, मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हूँ नाम में शाहरुख खान रहता था बच्चों में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मेरे से छोटे हैं, तो मैं इनसे 5-5, 10-10 साल बड़ा हूँ। बट बड़ा मज़ा आया, वहाँ पर मेरी दोस्त बनी भव्या, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। वीरेन वहाँ मेरा दोस्त बना। और बाकी की जर्नी आपको पता ही है, आज मुझे लोग डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से जानते हैं और कैमरा के सामने हूँ आज मैं। जर्नी एक प्योन से शुरू हुई थी, देन कैमरामैन बना, मैं आज एक जर्नलिस्ट हूँ, छोटा सा पत्रकार हूँ, अपने लोगों का पत्रकार हूँ। मैं कोई बड़े बड़े लीडरों का पत्रकार नहीं हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स का पत्रकार नहीं हूँ, मैं अपनी पब्लिक का पत्रकार हूँ। बख्शीनगर, गांधीनगर, रिहाड़ी, पलोड़ा, सरवाल, इन सब लोगों का पत्रकार हूँ, हर गली के आदमी का पत्रकार हूँ, मैं किसी बड़े आदमी का पत्रकार नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जैसे आपने जर्नलिज्म की जर्नी बताई, आपको स्टार्टिंग से ही जर्नलिस्ट बनना था या फिर कुछ और था? नहीं, मुझे स्टार्टिंग से जर्नलिस्ट नहीं बनना था। मेरा बड़ा शौक था कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जाता। मुझे बहुत बहुत पसंद है आज भी इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म जब मैं देखता हूँ तो मुझे आज भी याद है जब मैं 10th क्लास में था, पहली बार जम्मू के अंदर जो है ओपन रैली हुई थी इंडियन एयरफोर्स की। तो उस समय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल 2 पोस्ट होती हैं, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो नॉन टेक्निकल में मैंने फॉर्म भरा था। चलो पायलट नहीं बन पाऊँगा, जहाज़ साफ़ तो कर पहुँच जाओ, कुछ जहाज़ के पुर्जे टाइट करने पहुँच जाऊँगा, बट वहाँ मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। तो बस वो सपना ही रहा। फिर पिताजी की डेथ हो गई तो मैं वो सपना आगे बढ़ा नहीं पाया। फिर मेरे को अपनी घर की जिम्मेदारी थी, तो उस समय फिर जहाँ से मुझे जॉब मिलनी थी, जहाँ से मुझे ब्रेड एंड बटर अर्न करने का एक मीडियम मिलना था, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं तो आया, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, ये मेरा पैशन बनाना था। और आज तो सब कुछ यही है। और लोगों का प्यार तो अब इतना है कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा हुआ मैं इंडियन एयरफोर्स में नहीं गया, वरना इतना प्यार लोग हाँ, बिल्कुल इतना ज़्यादा प्यार नहीं बनता। सर आपने अभी बोला कि लोग आपको डोगरा जर्नलिस्ट बोलते हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल पे भी यही है डोगरा जर्नलिस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसा मानते हैं आप डोगरी में न्यूज़ कवर नहीं करते हैं, तो उसके पीछे का राज? हाँ तन्वी जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहले तो डोगरा जर्नलिस्ट मुझे ये मैंने खुद से ये टैग नहीं लगाया। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, बड़े लोग बोलते हैं खुद से जी डोगरा जर्नलिस्ट लगा लिया इसने। मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मैंने खुद से डोगरा जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं लगाया है। मेरा काम मेरी पब्लिक के लिए, मेरा जो दिन रात काम करना, रात नहीं देखनी, दिन नहीं देखनी, सर्दी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, जो मेरा काम था ना, उस काम ने मुझे ये टैग दिया है। मेरी पब्लिक ने मुझे कहा है कि ये डोगरों का पत्रकार है, ये डोगरा पत्रकार है। तो इससे चिढ़ते भी बड़े लोग हैं। अब मैं उनके चिढ़ने का कोई मेरे पास इलाज नहीं है। और अगर मैं कोई डॉक्टर होता तो मैं मेडिसिन उनको रिकमेंड करता, बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मेरे पास कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकता। तो आपका जो सवाल है ये तो था कि डोगरा जर्नलिस्ट कैसे लोग मुझे कहते हैं, ये लोगों का नाम दिया हुआ है जी। और मैं इसके लिए लोगों का आभार जताता हूँ, उन्होंने मुझे ये इस काबिल समझा। देखिए तन्वी जी, डोगरी च मैं बड़ी बारी गल करना होना, तो डोगरी च कई बार अस इंटरव्यू भी करने होने हैं डोगरी च। जियां मैं कल अरनिया गेदा हाँ, तो तुस मेरी खबरां देखो, उत्थे जिन्ने भी लोग मिले उनके कन्नै मैं डोगरी च ही गलबात की। बट द थिंग इज, जब आपको अपने शहर की बात इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचानी है तो आपको कोई एक माध्यम देखना है। क्यों 24 घंटे कश्मीर की बात यूएनओ तक पहुंचे, क्यों कश्मीर का ही राग अलापा जाए यूएन में जाकर, जम्मू का क्यों ना अलापा जाए। तो जम्मू की बात के लिए भी मैंने एक माध्यम हिंदी चुना, जिससे कि हमारी हिंदी के माध्यम से हमारे जम्मू में क्या क्या हो रहा है केरला में बैठा हुआ इंसान भी सुन सके।
जो हमारे ईस्टर्न पार्ट्स हैं कंट्री के, वहाँ के भी लोग सुन सके, वेस्टर्न पार्ट के लोग भी सुन सके, क्योंकि हिंदी आज भारत पूरा जो है हिंदी समझता भी है। कई कई लोग नहीं लिख पाते लेकिन समझते हैं। तो जम्मू के लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और जम्मू को क्या क्या नहीं मिला, वो उन तक भी पहुँचे। तो डोगरी में बात ज़रूर मैं करता हूँ, लेकिन कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप हिंदी में बात करेंगे तो आपकी पब्लिक दूर तक उस चीज़ को समझेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर के कई सारे लीडर्स हैं, कश्मीर में तो कश्मीरी में बात करेंगे, लेकिन जब दिल्ली जाएंगे तो वो भी हिंदी या इंग्लिश में बात करेंगे। मैं उनसे सवाल करता हूँ जो मुझसे सवाल करते हैं, कभी आप उनको भी पूछिएगा कि भाई दिल्ली में वो जर्नलिस्टों के सामने कश्मीरी में क्यों नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वहाँ पे नेशनल मीडिया होता है और उनको अपनी बात पूरे इंडिया में पहुँचानी है, इसलिए वो एक माध्यम सोच चुनते हैं, वो है हिंदी का। अंग्रेजी भी बड़ी कम यूज़ करते हैं ताकि हिंदी से सब लोगों तक वो बात पहुँच जाए। तो मैं अपने जम्मू की बात पूरे इंडिया तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिंदी का माध्यम चुनता हूँ। लेकिन हाँ, डोगरी च भी अस गल करने होने जिथे डोगरी की जरूरत है, अस डोगरी च गै गल करिए। बिल्कुल। अगर तुम चाहते हो सारे सवाल डोगरी च करना तो मैं डोगरी च के जवाब नहीं दे सकना जी। लेकिन आपने जैसे बोला कि वाइडर ऑडियंस को पहुंचनी चाहिए। आपके ट्विटर हैंडल के ऊपर पॉज ट्राइब को इंडिया के कितने लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके कई सारे वीडियोज जब मैं ट्वीट करता हूँ तो कई सारे लोग उसको सुनते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि उनको समझ भी आए। हाँ जी। तो हिंदी एक अच्छा माध्यम है, बाकी हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल। सर एक ट्रिकी क्वेश्चन, आप जम्मू के पत्रकार हैं या जम्मू एंड कश्मीर के पत्रकार हैं? मैं तो पूरे भारत का पत्रकार। ओके। सिर्फ हम जम्मू और कश्मीर को क्यों इस पे हम डिफरेंस लाएं, क्योंकि ठीक है मैं जम्मू की बात ज़्यादा करता हूँ और इसमें मुझे कोई कहने में कोई मतलब हिचक नहीं होगी कि मैं जम्मू की बात क्यों ना करूँ। भाई आज तक तो कश्मीर की ही बात होती रही है। कौन सा कश्मीर का जर्नलिस्ट जम्मू के उधमपुर के बारे में बात कर रहा है? कौन सा कश्मीर का जर्नलिस्ट जम्मू के सांबा के बारे में बात कर रहा है? कठुआ के बारे में कभी कश्मीरी जर्नलिस्ट ने बात की? तो मैं अपने जम्मू की बात क्यों ना करूँ? तो मैं जम्मू या कश्मीर या सिर्फ जम्मू को छोड़ के मैं पूरे भारत का पत्रकार हूँ। मैं उत्तराखंड में जाके भी रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं मुंबई गया था, वहाँ से भी रिपोर्टिंग की। तो एक पत्रकार किसी एक रीजन का पत्रकार नहीं हो सकता, वो कहीं पे भी जाएगा उसकी पत्रकारिता शुरू हो जाएगी। मैं अगर दिल्ली भी जाऊँगा तो मैं वहाँ से भी अपनी जर्नलिज्म करता हूँ। अब वो मेरा काम है कि मैं किस तरह से वहाँ जाकर करूँगा जर्नलिज्म। वहाँ जाकर भी मैं जम्मू को रिप्रेजेंट करूँगा, वहाँ जाकर भी मैं JNK की बात करूँगा, तो वो आप तक है। नहीं, ये सवाल इसलिए था क्योंकि लोगों को लगता है कि आप सिर्फ एक ही सिर्फ जम्मू के ही लोगों के बारे में बात करें, बाकियों को आपने थोड़ा साइडलाइन कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं लास्टली बसोली भी गया हुआ था। हम अपने जम्मू के 10 के 10 मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता हूँ। अभी मैं किश्तवाड़ गया था जब मचेल यात्रा, तो मैं अपनी मचेल यात्रा ख़त्म करने के बाद किश्तवाड़ में स्पेशली एक दिन रुका, किश्तवाड़ के लोगों की बात सुनी, डोडा में रुका, डोडा के लोगों की बात करी। तो मैं मैक्सिमम अपने जम्मू की हर रीजन की बात करना चाहता हूँ। और हाँ, अगर कभी कहीं पे नहीं भी पहुँच पाया हूँ तो मेरी पूरी कोशिश है वहाँ पहुँचूंगा। ओके। सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप कश्मीर लास्ट टाइम 3 साल पहले गए थे, अब जाना क्यों नहीं हुआ है, अगर आप बता सकते हैं? पता नहीं है कश्मीर में, वैसे कश्मीर तो हमारा ही है, ऐसा कुछ है नहीं कि कश्मीर में जाना कोई इतना बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोलते हो तो आज ही निकलते हैं कश्मीर, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाँ, थोड़ा सा कश्मीर के लोग मुझे थोड़ा सा कई जगह आप कमेंट्स में बात करें तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये खाली हिंदुओं की बात करता है, तो ऐसा वैसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा किसी के दिमाग में होगा। तो कश्मीर में कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर में अब तो वैसे भी 370 हट गए हैं, मुझे लगता नहीं है कि अब कोई प्रॉब्लम होगी। पहले का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और वैसे भी जिनको प्रॉब्लम होती थी वो बेचारे 8-8, 9-9 महीने अंदर रह के आए हैं, अब तो वो ठीक हो गए हैं सब, अब तो वो ठीक हैं। मुझे लगता है कि अब कोई परेशानी नहीं होगी उनको, ना मेरे से होगी, तो मुझे तो पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है ना, उनको पहले हो सकती है, लेकिन 370 खत्म होने के बाद तो वो सब परेशानी है मुझे लगता है कम हुई है। अब कई लोगों को ये बात मेरी पसंद नहीं भी आएगी 370 वाली बात, लेकिन अगर आपका 370 पे सवाल होगा तो मैं उनको उस बात पे सेटिस्फाई भी करूँगा। अगला सवाल उसी पे था सर। पहले बताएं कि 370 हटना आपके फेवर में था, आप सपोर्ट करते हैं उनको? बिल्कुल, मैं 370 के हटने को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अब मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि
370 का पहले तो हर एक आदमी को ना मतलब पता होना चाहिए कि पहले ये 370 है क्या। अब कई लोग 370 को ना चोरियों के साथ मतलब जोड़ देते हैं, यहाँ पर चोरी हो रही है। अब मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि कई बार किसी के घर पे सुबह दूध वाला लेट आएगा ना, तो वो भी बोलने शुरू हो जाएंगे 370 हट गया तो हमारा दूध वाला भी नहीं आता है। तो ऐसे बिना पता किसी टॉपिक के बारे में हम कुछ भी बोल दें, तो उससे अच्छा है कि हम उस टॉपिक के बारे में थोड़ा स्टडी कर लें। 370 क्या था? 370 सबसे पहले तो देखो, आप मेरे साथ इस समय बैठी हैं, आप एक हमारी जम्मू की बेटी है। सबसे पहले तो 370 जम्मू की बेटियों के लिए इतना एंटी लॉ था, ना ही सिर्फ जम्मू की बेटियों के लिए, कश्मीर की बेटियों के लिए। हमारी जम्मू कश्मीर की बेटी अगर हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी तो उसके सारे राइट्स ले लिए जाते थे। मैं जम्मू कश्मीर का बेटा, मैं बाहर शादी करूंगा लेकिन मेरे राइट्स रहेंगे। लेकिन आप जम्मू कश्मीर की बेटी हो, आप बाहर शादी करोगे, आपके राइट्स ले लिए जाएंगे। अब आप बताओ, क्या ये 370 सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। जी जी। अब ऐसा पहला ये एक छोटा सा इस लॉ की एक पहला वो है, मतलब ब्लंडर था। अब ये लोगों को पता नहीं। दूसरा, यहाँ पर हमारे यहाँ पर 60s में यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी थे वो स्ट्राइक पे चले गए। तो यहाँ पर गंदगी हो गई, सफाई कर्मचारी नहीं आएंगे तो हमारे मोहल्ले में, क्योंकि दे आर आवर, वो लोग हमारे वो रियल वॉरियर्स हैं। हमारे घर का सफाई आज होती है तो उन्हीं की वजह से होती है। हमें तो उनका मतलब जितना मर्जी हम उनका ऋणी है हम लोग उनके। तो उस समय हमने पंजाब से कुछ लोगों को यहाँ पर लाया, उस समय जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने उन लोगों को यहाँ पे लाया जो वाल्मीकि समाज थे। अब वो 60s से लेकर यहाँ तक आज 2023 तक है। अब वो उनके बच्चे जो हैं, आज उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई डिग्री कर चुका है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई नॉन मेडिकल में, कोई मेडिकल में, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में। अब हम उनको क्या कहें, आप भी सफाई करिए। हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप भी हमारे बच्चों के साथ एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म भरिए। अब 370 ये कहता था कि उनको कोई राइट ही नहीं। मतलब जब हमें ज़रूरत थी हमने उनको लाया यहाँ पर, एक्सप्लॉइट किया। अब जब उनको ज़रूरत है हमारी तो हम उनको कह रहे नहीं चलिए आप जाइए वापस। जी जी। ये पहला नुकसान। अब बताइए सही था? ऐसे ही वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, कब से ये लोग रेफ्यूजी होके यहाँ पर हैं। वो लोग प्रधानमंत्री की इलेक्शन होगी, यानी कि जब आप सेंटर की इलेक्शन होगी तो उनको पूरे राइट्स हैं, वो अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। लेकिन वो लोग हमारे जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं चुन सकते क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो क्या ये गलत नहीं है? एक आदमी जो यहाँ पर रहता है वो रेफ्यूजी की तरह रह रहा है, तो क्या ये गलत नहीं है? ये 3 बड़े पॉइंट हैं। अगर लोग इनको समझे तो वो भी कहेंगे 370 जाना बड़ा अच्छा था। अब लोग जॉब्स, ज़मीन, इन्हीं चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें अपना अस्तित्व मिला 370 हटने के बाद। जम्मू के लोग कहाँ थे? सेक्रेटरीट जाइए, कोई बेचारा बाहर बैठा है जो चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट के बाहर बैठा है, जो पर्चियाँ ले रहा है, जम्मू का। गाड़ी कोई हमारे अफसर की गाड़ी चला रहा है, जम्मू का। अंदर जितने भी अफसर, क्लर्क्स, बाकी एम्प्लॉयज बैठे सब कश्मीर के। क्या ये 370 की देन नहीं थी? आज आप देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिस्टें निकलती हैं। KS के ऑफिसर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JKAS हो चुका है, सब अच्छा हो रहा है। जम्मू के बच्चे भी अब JKAS कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं कर पाते थे? क्या पहले पढ़ते नहीं थे? या अब ज़्यादा पढ़ने लगे? अगर अब ज़्यादा पढ़ने लगे तो फिर तो 370 जाना अच्छा है जी, क्योंकि 370 के बाद वो पढ़ रहे हैं। वो पहले भी पढ़ते थे, लेकिन जो लिस्टें ऊपर अप्रूव करने वाले होते थे ना, वो कश्मीर के लीडर्स होते थे। 370 जाने के बाद ना उनको नकेल कसी, इसलिए 370 अच्छा है। हाँ, अभी उस तरह की डेवलपमेंट, उस तरह का हमें जॉब्स, उस तरह की चीज़ें थोड़ी सी कम मिल रही हैं। वो मुझे लगता है कि कोई भी नासूर आपके शहर पे लगा हो ना, उसको जाने में टाइम लगता है। जो 70 साल से आपके यहाँ पर, आपके किसी एक दीवार पर भी 70 साल का कोई चीज़ लग गई हो ना, उसको आपको धोने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा टाइम है, बट ज़्यादा दूर नहीं है टाइम। जो हमारे हाईवेज बन रहे हैं, हमारी रोड्स बन रही है, हमारी J&K का इस समय पूरा G20 जैसे इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 370 जाने का ही है। आज टूरिज्म इतना आ रहा है, हम कई लोगों को लगा कि ये बीजेपी की बात कर रहा है, तो ये बीजेपी की बात नहीं है भाई। कश्मीर में जाकर एक शिकारे वाले को पूछ लीजिए कि इस बार का सीज़न उनका कितना अच्छा लगा। ये वही लोग हैं जो लोग कुछ लोगों के कहने अनुसार
हर शुक्रवार हर संडे को बंद की कॉल में जाते थे या पत्थर मारते थे। आज वो पत्थर नहीं मार रहे हैं, आज वो अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए ब्रेड और बटर कमा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जाना अच्छा ही है ना। बिल्कुल। अब कुछ लोगों का वापस मतलब वो भी है कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए। आपका? हाँ बिल्कुल, इसमें मैं भी इनके साथ हूँ कि हमारी जो स्टेटहुड है वो वापस आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 370 वापस आना चाहिए। 370 जैसा काला कानून हमें नहीं चाहिए। हाँ, स्टेटहुड हमें वापस मिल जाए, क्योंकि हमारी एक स्टेट थी और उस स्टेट को थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया गया है, यूटी बना दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्टेट का स्टेटस है वो वापस मिलना चाहिए। लेकिन जो 370 जाने के बाद हमें फ़ायदे हुए हैं, हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को जो फ़ायदे हुए हैं, मैं वो उनके कभी खिलाफ नहीं हूँ। जो लोग 370 के एंटी बोलते हैं वो तो हमारे यहाँ की बेटियों के खिलाफ हैं। उनको तो हमारी बेटियों के राइट से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ अपना इसका मतलब वो ये हुआ ना कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर उनके घर पे बेटी नहीं, किसी और के घर पे बेटी है, तो क्या वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे? हमारे यहाँ पर कश्मीर में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए डोंडियाल जी शहीद हुए। डोंडियाल जी की जो धर्मपत्नी थी नितिका कौल जी, वो तो हमारे जम्मू की थी। डोंडियाल जी उत्तराखंड के रहने वाले, उन्होंने अब शादी की थी उत्तराखंड में, तो डोंडियाल जी की वाइफ उत्तराखंड में चले गई। अब डोंडियाल जी की शहादत हो गई, हमें पूरा दुख है उनके पूरे परिवार के साथ। लेकिन उनकी बेटी को 370 के चलते यहाँ पर कोई राइट्स नहीं मिल रहा। आज 370 नहीं है, तो अब डोंडियाल जी की जो वाइफ है वो यहाँ पर अपने पूरे राइट्स एंजॉय कर सकती। तो क्या 370 सही था? हमारी कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जिन्होंने आर्मी ऑफिसर्स के साथ शादी की है, जम्मू कश्मीर से बाहर गई है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं था। एग्जैक्टली। सर, एज अ जर्नलिस्ट आपको लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले न्यूज़ पे देखी थी, आप कश्मीरी पंडितों के बहुत ही सहाय में खड़े रहते हैं हमेशा तक पर। इसी के चलते कुछ लोग आपके एंटी भी हैं, कंट्रोवर्सीज भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो आप उनको पहले हैंडल कैसे करते हैं? मतलब आपको अगर हेट मिलता है तो आप कैसे लेते हैं उन्हें? तन्वी जी, आपने कश्मीरी पंडित्स की बात की, तो पहले बात तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ। हाँ, हिंदू हूँ, तो कश्मीरी पंडित भी हिंदू हैं। तो आपको मैं बताऊं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स की जो मीडिया एम्बेसडर है मुझे बनाया था JNK में। तो मैंने उनकी पूरी मूवी को प्रमोट किया था और मैंने 200 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए थे कश्मीरी पंडित्स के यहाँ पर, उनकी फ़िल्म की प्रमोशन, प्री प्रमोशन और पोस्ट प्रमोशन। तो यहाँ पर तो मुझे ये भी सुनने को मिला, जो एक दो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ये तो ऐसे काम कर रहा है जैसे तो ये कश्मीरी पंडित होता है। तो मैंने मन में ऐसा सोचा कि भैया आप जो चीज़ मुझे बोल रहे हो ना, आपको बोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। अगर आपने ये काम किया होता, आप नहीं कर रहे तो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे कश्मीरी पंडित सोसाइटीज़ ने 2-3 बार कश्मीर में, दिल्ली में भी बुलाया स्पेशल शो प्रोग्राम में। तो मेरे साथ कई सारे और डिग्निटरीज बैठे हैं जिसमें हमने वहाँ पर भी JNK को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने कश्मीरी पंडित्स की कई बार बात की है। हेट जो मिलता है ना तन्वी जी, हेट पहले तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो हेटर्स कैरी ऑन। आप जितना मुझे हेट करोगे ना, मैं उतना ही अपने आप को मजबूत समझूंगा। जिस दिन आपने मुझे हेट करना बंद कर दिया ना, मैं थोड़ा अपने आप को कमज़ोर समझूंगा। हेट करिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप मुझे हेट कर रहे हो, मैं तब अपने सही रास्ते पे चल रहा हूँ। मेरा पाथ, मेरा रास्ता मेरे रामचंद्र जी जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसीलिए मुझे कुछ लोग हेट कर रहे हैं, और वो लोग जम्मू कश्मीर में भी नहीं हैं, कुछ बाहर बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ बैठे हैं, और कुछ पता नहीं किस चीज़ का एजेंडा देकर हेट कर रहे हैं, वो वही जाने। लेकिन मुझे पता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, इसलिए ये लोग, कुछ लोग मुझे हेट कर रहे हैं। लेकिन उनका जवाब हमारे ही लोग उन्हें कमेंट्स में दे देते हैं जब वो उनके लिए लड़ रहे होते हैं। मैं कई बार देखता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ, यार आप मत लड़ो, आप इनकी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको घर पे भी कोई नहीं पूछता, घर पे इनको कोई भी नहीं पूछता, और आ जाते हैं सोशल मीडिया के बड़ी बड़ी मतलब ज्ञान देने। मुझे जब मैं रात को तन्वी जी 3 या 4 बजे जब मुझे फ़ोन आता ना हॉस्पिटल से, और मैं उनकी बात सुनने जाता हूँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जब लोग मुझे गले से लगाते हैं ना कि भाई 4 बजे कोई नहीं आया तो आशीष कोहली आया, तो मुझे उस समय लगता है कि नहीं, हेटर्स कुछ भी नहीं है,
ये मेरे लिए प्यार है, ये मेरे लिए पब्लिक का प्यार है। और आज तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी भागेश्वर धाम जी सरकार से मैं मिला, और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मुझे अपने मम्मी पापा को कहते हैं आशीष को लिया, आशीष को लिया। तो मुझे वो लगता है कि यार ये मैंने ये चीज़ कमाई है भगवान की कृपा से। तो हेटर्स का कई बार दुख तो होता है, दुख इसलिए होता है क्योंकि यार मैं किसी के लिए कभी भी अपने लिए सोच के काम नहीं करता, मैं पब्लिक के लिए सोच के काम करता हूँ। और आपको बताऊँ, मेरी अपनी शादी थी और शादी वाले दिन भी मैं न्यूज़ कर रहा था। अगर आप मेरी शादी की डेट के दिन फेसबुक ओपन करेंगे, यूट्यूब, तो मेरी न्यूज़ होगी उससे। तो जो आदमी अपने घर को, अपने हर चीज़ को साइड में रख कर अपनी वाइफ को कम टाइम देता हूँ, अपने बच्ची को कम टाइम देता हूँ, फैमिली को तो काफ़ी सालों से नहीं दे रहा टाइम, तो वाइफ को तो अभी पता चल रहा है 1-2 साल से। तो जो उनको टाइम नहीं दे रहा, अपनी पब्लिक के लिए काम कर रहा है, तो वो कभी किसी कम्युनिटी के एंटी हो नहीं सकता, कभी किसी धर्म के एंटी हो नहीं सकता। हाँ, टेररिज्म के खिलाफ होना किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं किसी कम्युनिटी के एंटी हूँ, मैं किसी रिलीजन के एंटी हूँ। हाँ, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ। जो देश के खिलाफ हमारे बोलेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो हमारे तिरंगे झंडे की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कभी थ्रेट्स वगैरह मिले आपको? हाँ, काफ़ी थ्रेट्स मिले, सोशल मीडिया के अलावा। थ्रेट्स काफ़ी मिले हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है? एक हमने सुना था कि आपको जान से मारने की भी धमकी मिली थी। हाँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ वो क्या था कि जी, हाँ, नूपुर शर्मा जी का इशू हुआ था जो बड़ा नेशनल मीडिया में भी आया था, हर एक आदमी जानता है। तो उस चीज़ में मुझे भी ड्रैग किया गया। तो देयर इज़ अ थ्रेट कॉल, तो हुई थी भद्रवा से। तो भद्रवा से जिन्होंने थ्रेट कॉल भी की, मुझे नहीं पता अब कि किस मंशा में आके उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने थ्रेट कॉल दी, यहाँ पर कई लोग एंटी हो गए, यहाँ तक कि मेरे जर्नलिस्ट मेरे एंटी हो गए। तुम बताओ, हद है। कोई बात नहीं, वो आज भी मेरे साथ ऐसे नहीं करते थे, ऐसे मर्द गर्दन नीचे कर देते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने उस समय जो कुछ किया, उन्होंने सोचा कि हम एक प्रोपोगेंडा स्टार्ट करते हैं आशीष कोहली के खिलाफ। ठीक है, अब आशीष कोहली को लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो भाई क्यों देखते हैं? हमारे जम्मू में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपका शो कुछ देखना शुरू हो जाएगा ना, 10 और लोग खड़े हो जाएंगे, क्यों देख रहे हैं इनका शो। वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ, तन्वी का शो लोग देख रहे हैं तो ये यार दिस इज़ प्राउड मूवमेंट कि हमारी घर की, हमारी जम्मू की बेटी है, आगे जा रही है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तन्वी का शो क्यों देख रहे हैं, उनको इससे फ़र्क पड़ता है। तो उनको भी चाहिए था कि आशीष कोहली को लोग क्यों सुनते हैं, इनसे फ़ोटो क्यों चाहते हैं, इसके साथ क्यों मिलते हैं लोग, तो गलत हो रहा है, इसको रोकना है। तो उन्होंने प्रोपोगेंडा शुरू किया। उसमें कुछ जर्नलिस्ट थे, रोज़ शुरू हो जाते थे लोगों को, और यहाँ पर लोग मेरे एंटी नहीं थे, उन जर्नलिस्टों ने उन लोगों को एंटी किया मेरे। स्पेशली उनको बोलते थे आशीष कोहली के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, कल करना है। वो कहते थे क्यों करना है यार, अपना जर्नलिस्ट है, हमारी भी बात करता है, हमारी कम्युनिटी का नहीं है, क्या हुआ, तो हमारी कम्युनिटी की बात करता है, लेकिन आपको करना है प्रोटेस्ट। जी, आधे तो ऐसे भी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, उन्होंने पैसे भी दिए प्रोटेस्ट करवाने। मुझे ये भी पता चला, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करवाने के पैसे दिए, फिर प्रोटेस्ट कराते थे रोज़ कि भाई आज इसके ऊपर FIR लेनी चाहिए, इसे पुलिस पकड़े। तो लेकिन मैं सच्चा था, मेरे भगवान मेरे साथ थे, सब आज तक ठीक ही चल रहा है। और मैंने ऐसा कुछ गलत कहा नहीं था। जब मैं कुछ गलत कहूँगा तो तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तक तो मैंने कहा नहीं। तो उन लोगों ने बड़ा प्रोपोगेंडा किया, लेकिन चलो उनका प्रोपोगेंडा पूरा नहीं हुआ। आज वो बेचारे मिलते हैं, वो या तो किसी साइड से पतली गली से निकल जाते हैं, थोड़ा सा वो मुंबई की बादशाह हो रहा था, पतली गली से निकल जाते हैं। कहीं सामने भी आते हैं तो ऐसे गर्दन साइड करके निकल जाते हैं, क्या करें, कहाँ क्या करूँ। क्योंकि देखो, ज़िंदगी में अगर किसी काम को करो ना तन्वी जी, फिर पूरा होना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं करो ना तो फिर शर्म आनी चाहिए उस चीज़ को। तो फिर वो उनको आज वही उनकी कंडीशन बन गई है, लेकिन मैं उनके आज भी साथ हूँ। उनके ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जी बिल्कुल सर, ऐसी ही स्पिरिट होनी चाहिए। सर, आपने बीच में मेंशन किया था भागेश्वर धाम जी की, आप मिले थे उनसे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? तन्वी जी, मेरी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। थोड़ा सा धार्मिक हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ, और मैं ज़्यादा बनना चाहता हूँ। मेरा ज़िंदगी में एक शौक़ है कि मैं सभी तीर्थ करूँ, और बूढ़े हो गए नहीं करूँ, अभी जवानी में ही करूँ। क्योंकि भगवान भी कहते हैं यार, बूढ़े हो गए तो सभी आते हैं, जवानी में भी आओ मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सभी तीर्थ करूँ। तीर्थों में जब मैं बात करता हूँ तो वो सिर्फ हिंदू टेम्पल्स नहीं है,
तीर्थों में हमारी श्राइन्स भी आती है, मुस्लिम श्राइन्स आती है, गुरुद्वाराज आते हैं, चर्च आती है, तो वो सब तीर्थ करना चाहता हूँ मैं। अब पता नहीं कहाँ तक हो पाएगा, वो तो आगे भगवान ही जाने। तो बागेश्वर धाम सरकार से बड़े मर्जी थे मेरे में मिलूं, और लोगों का होता है ना कि उनसे मिलूं तो उनसे जाके कुछ पूछें, पर्ची डाले। जी जी। तो मैं उनके साथ 40 मिनट्स बैठा और उनके साथ मुझे मिलाया संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज ने। उन्होंने मुझे मिलवाया तो मैंने उन सच बात बोलूं, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा अपने बारे में। अब लोग जो मुझे मिल रहा था वही पूछ रहा, तूने अपने बारे में क्या पूछा? तो मैं उनको ये बोला मैंने कुछ नहीं पूछा। जब आपके सामने साक्षात कोई बैठा हो तो आपको क्या जरूरत है कुछ पूछने? तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ बैठ के भोजन करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो वो सौभाग्य अगर मिल जाए तो पूछने की क्या जरूरत है? जब आपको उनके हाथ से ही प्रसाद मिल गया तो मैंने कुछ नहीं पूछा, उनके साथ बातचीत की। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई J&K का आप कैसा हाल है, 370 ख़त्म हुआ, कैसे लोग हैं, आप खुश हैं? मैंने कहा बहुत खुश है लोग, बस आपके पास भी आते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास भी कई जगह J&K के लोग आए, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। कश्मीर में भी लोग अब खुश हैं, उन्होंने कहा हाँ जी कश्मीर में भी खुश हैं, अब लोग कश्मीर में भी डेवलपमेंट की बात करें, अब स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है। तो वो बड़े इंटरेस्टेड थे J&K के बारे में जानने के। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी डोगरी भाषा सिखाओ मुझे। फिर मैंने 2-3 लाइनें उनको सिखाई तो बड़े खुश हुए, तो बोलने लगे बड़े मीठी भाषा है आपकी। तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं फिर से आऊँगा, तो मुझे इनवाइट भी कर गए कि आप आइए वहाँ पर, तो ज़रूर आइए एक बार बागेश्वर धाम सरकार, तो हनुमान जी के दर्शन कीजिए। तो वो बड़ा एक मैंने कभी सोचा भी नहीं था तन्वी जी कि ऐसा होगा, और ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम हो गया था, मेरा सेकंड विजिट था। शायद भगवान शंकर और विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिल गया जी, तो इनके दर्शन हो गए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ना मतलब जब आप सुनाते हैं ना, जब भी कोई भी धार्मिक कहानी सुनाते हैं तो लोगों को मतलब ऐसे श्रद्धा जागती है बहुत ज़्यादा। जैसे आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, हमारा जैसा यूथ जो पहले नहीं जाता था मंदिरों में या फिर पूजा नहीं करता था, अब आस्था जागने लगी है। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि हमारा आज का आपका बहुत अच्छा सवाल है। जी। मैं ये चाहता था कोई मुझे ये चीज़ पूछे, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए, कोई ये पूछता नहीं है। तन्वी जी, राम राम जब मैं बोलता हूँ ना, मेरी वीडियोस के ऊपर पहले स्टार्ट में कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं राम 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 राम। मुझे इतनी खुशी होती है कि भाई लोग अपने मुंह से हाथ से लिख रहे हैं राम राम, तो कितने पाप कट रहे हैं हमारे। मैं दिन में कितनी बार बोलता हूँ मेरे कितने पाप कटते हैं। आज हमारा यूथ मुझे फ़ोन करता है ना तो वो हेलो नहीं बोलता, वो आगे से राम राम बोलता है। तो मुझे इतना खुशी होती है कि यार मैंने थोड़ा सा लोगों का एक चीज़ चेंज की है। क्योंकि मैं राम राम से पहले ना अपनी न्यूज़ में बोलता था जय हिंद, उसके बाद अब मैंने राम राम बोलना शुरू किया। जब से मैंने बोलना शुरू किया मैं ये नहीं कहता कि मैंने लोगों में लाया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जम्मू के और कश्मीर से भी जब मुझे फ़ोन आता है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग फ़ोन करते हैं, वो भी राम राम बोलते हैं। तो मैं आगे से उनको अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ। अब उनको क्या है अगर वो राम नाम ना बोले, लेकिन वो भी बोलते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि आशीष कोहली है, इसकी पहला शब्द राम राम होगा, तो उन्हें आगे से राम राम बोलते हैं मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब उससे मैंने कई लोगों को अगर इस साइड लाया है, या कई बार मुझे कोई फैमिलीज़ मिलती हैं, लेडीज़ मिलते हैं अपने बच्चों के साथ, वो कहते हैं ये देखो राम राम वाले भैया आ गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो आशीष कोहली नहीं बोलते, राम राम वाले भैया बोलते हैं। इससे उन छोटे बच्चों के दिमाग में भी हम राम राम डाल रहे हैं। हम बच्चों को बचपन में ही राइम्स दिखाते हैं, सुपर हीरोज़ दिखा रहे हैं। सुपर हीरोज़ दिखाने से अच्छा है हम अपने भगवान के बारे में उनको क्यों ना बताएं, हम उनको गीता क्यों ना पढ़ाएं, हम उनको शिव पुराण क्यों ना पढ़ाएं, हमने महाभारत के बारे में क्यों ना बताएं। अभी आदि पुरुष मूवी लगी थी, आदि पुरुष मूवी देख रहे हैं कई लोग और मैं भी देख रहा हूँ। अब उस मूवी में क्या था वो तो छोड़ो, वो सबको पता है। मेरे साथ एक फैमिली बैठी थी, तो वो बच्चा उनको पूछ रहा है मामा ये राम है ना, मामा ये राम के पिता ये इनके नाम ये, मतलब उनकी फैमिली ने उनको बचपन से नहीं बताया, उनको फिल्म बता रही है। ऐसा नौबत क्यों आया कि आपको फिल्म बताए रामायण में क्या हुआ था? आप क्यों ना खुद आपको बच्चों को बताओ कि राम जी कौन थे, सीता माता कौन थी, क्यों रावण ने उनका अपहरण किया, रावण कौन था, रावण के बारे में पता चले। आज तो रावण को बताया था हम जलाते हैं, लेकिन रावण एक विद्वान था, उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। तो ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, सनातन धर्म के बारे में बताना ज़रूरी है। अगर हम ये शिक्षा देंगे ना तो हमारे बच्चों में से ना कई सारे जो गलत चीज़ें हैं ना वो बाहर चली जाएगी। आज हमारा यंगस्टर नेटफ्लिक्स देखता है, हमारे यंगस्टर
अमेजन प्राइम देखता है, हॉटस्टार देखता है, क्या दिखा रहे हैं वहाँ पर? आपको पता है, मेरे को कोई बोलने में मैं इसको गलत नहीं समझूंगा, क्योंकि आज पब्लिक को पता चलना चाहिए। नेटफ्लिक्स पे वो चीज़ें दिखाते हैं जो हम सिनेमा में नहीं दिखाते। जो सेंसर्ड चीज़ें होती हैं वो उसके लिए बॉलीवुड वालों ने एक नई चीज़ सीख ली है, OTT प्लेटफॉर्म। जो सेंसर्ड चीज़ों पे सेंसर लगता था, आज कहाँ OTT पे सेंसर लग रहा है? आज कितनी गंदगी है OTT पे, तो बच्चे क्या देख रहे हैं? तो हम उसको वो दिखाने से बजाय हम उसको बचपन से अपने घर पे DD नेशनल पे या हॉटस्टार या इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर रामायण के एपिसोड क्यों ना दिखाएं? यूट्यूब पे रामायण के पूरे एपिसोड है, क्यों नहीं दिखाते? मैं ये नहीं कहता कि वो 100% साफ स्वच्छ हो जाएगा, हर एक में गलतियां हैं जी, लेकिन हम उसे 50% तो साफ कर सकते हैं, ताकि वो जब बाहर निकले तो सामने खड़ी लड़की को अच्छी नजरों से देखे, उसके लिए उसके अंदर बुरी दृष्टि ना आए। पूरा दिन हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स देखेगा या मिर्ज़ापुर जैसे प्रोग्राम देखेगा तो उसके दिमाग में वैसे ही चीज़ें आएंगी ना, गालियाँ बकरे वही आएगी। महिलाओं के खिलाफ क्या उनकी एक्ट्रेस की क्या दृष्टि है वो भी उसमें जाएगी। तो इससे हमारे यहाँ का जो क्राइम है वो कम होगा, रेप्स हमारे यहाँ पर कम होंगे, जो आज हम देखते हैं रोज़ाना कहीं ना कहीं से खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर लोगों के कहीं ना कहीं से दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ लव जिहाद जैसी चीज़ें आ रही, ये कम होंगी। तो हम इन सब चीज़ों को खुद ठीक कर सकते हैं। स्कूल्स ने तो आजकल छोड़ ही दिया ना। आपके टाइम पता नहीं असेंबली में मॉरल लेसन होता, हाँ जी होता था। आज होता है कि स्कूल में? किसी स्कूल में नहीं होता, गवर्नमेंट में भी नहीं होता, प्राइवेट में भी नहीं होता। मॉरल लेसन में क्या होता था? ना उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी ना हिस्ट्री, उसमें पढ़ाया जाता था आपको कैसे अपने आप को अच्छा करना है, अपनी अच्छी सभ्यता कैसे लानी। एक कोड देते थे कि उसको याद करके आओ जी। तो ये सब चीज़ें मिसिंग है ना, अब इनको वापस लाना है। मैं इसीलिए सनातन धर्म की जय बोलता हूँ, राम राम बोलता हूँ, ताकि लोगों के मुंह से राम राम शब्द निकले ना, ताकि कुछ तो हम लोग अच्छाई लेके आए इंसान। क्यों हम नेटफ्लिक्स वाली भाषा बोले, क्यों हम वो गंदी शब्दों का इस्तेमाल करें? आज हम बच्चों को अगर आज आप देखें ना 7th-6th क्लास का बच्चा ना ऐसी भाषा बोल रहा होता है ना, हम उस समय तो बड़ा खुश होते, देखो कितना अच्छा क्या बोल रहा है। लेकिन वही बच्चा जब 1st ईयर 2nd ईयर में पहुंचेगा और उसके कॉलेज से कंप्लेंट आएगी इसने किसी लड़की को ऐसे छेड़ा, ऐसा किया, तो उस टाइम हमें कितनी शर्म महसूस होगी। तो हम बच्चे को बचपन से ही क्यों ना सनातन, जब हम सनातनी की बात करते हैं तो भैया इसका बिल्कुल मतलब नहीं है हम किसी धर्म के खिलाफ बनाए। मैं कभी ये नहीं कहता कि भैया हिंदू बनना का मतलब है मुसलमान के खिलाफ होना, बिल्कुल नहीं। आप हिंदू बनिए, अपने धर्म के साथ रहिए, लेकिन किसी और धर्म का बिल्कुल भी तिरस्कार मत कीजिए। मैं उतना ही मुस्लिम धर्म को मानता हूँ जितना मैं अपने हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन हाँ हिंदू हूँ तो प्रायोरिटी हिंदू को देता हूँ, क्योंकि हिंदू हूँ जी। तो क्या करूँ, हूँ मैं पूछता तो कुछ और करता, लेकिन अब हूँ ना जी। तो बाकी धर्मों की भी इज्जत करता हूँ। आप भी इज्जत करिए। मैं तो चाहूँगा कि आप भी अपना जो प्रोग्राम्स करते हैं ना, चैट शोज होते हैं आपके जी, उसमें ज़रूर मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, आपने लकी बाबा जी को बुलाया और उन्होंने नवरात्रों में माता रानी की बात की जी। कौन अपने शोज में ऐसी बात कर? लोगों को क्या चाहिए? मॉडल्स आ जाए, सेलिब्रिटीज आ जाए, जिससे हमारे व्यूज आए। आप व्यूज के पीछे क्यों भाग रहे हो? ठीक है, जब आप धर्म की बात करोगे आपको व्यूज नहीं आएंगे, मैं लिख के देता हूँ नहीं आएंगे, लेकिन अगर एक आदमी भी उस पर अमल करेगा ना तो वो आगे अपने साथ बाकी लोगों को भी करवाएगा। आप मॉडल्स को लेकर आओगे, वो मॉडलिंग की बात करेगा, मुंबई की बात करेगा, बड़े अच्छे व्यूज आएंगे जी। लेकिन उसमें आप बच्चों को क्या सीख दे रहे हो? लकी बाबा जी ने कितनी अच्छी बातें की थी। मैं तो कहूँगा अगर लकी बाबा जी का वो कोई एपिसोड देख ले, 2-3 बार देख ले, उसे कितनी अच्छी शिक्षा मिले। मैंने भी उनसे कई बार उनके आश्रम जाता हूँ, उनके मंदिर जाता हूँ, नवरात्रों में जाता हूँ, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है जी। तो ये चीज़ों की ज़रूरत है और मैं आपको मुबारक दूंगा। आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट कीजिए। व्यूज़ नहीं मिलेंगे आपको तो बिल्कुल व्यूज़ के पीछे मत भागिए। जी। आपका जो कंटेंट होगा ना वो घर में देखने लायक होगा। जी। आपका परिवार हेडफोन लेके नहीं कंटेंट सुनेगा, सबके सामने सुनेगा। आज हम देखते हैं ना हॉटस्टार में ये मूवी है यार, इसे ना हेडफोन में सुनना, सबके सामने नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि हमारी मम्मी बैठी होगी, वहाँ पे गालियाँ आएंगी, तो मम्मी के सामने हम कैसे गाली सुनेंगे? इसलिए आप हेडफोन में सुनना ही। लेकिन आपका शो लोग स्क्रीन पे सुनेंगे, सब सुन पाएंगे, उनको हेडफोन की जरूरत नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कभी सोचा है?
पॉलिटिक्स बीजेपी। आप जो पॉलिटिकल ये नहीं पूछते ना बीजेपी कब ज्वाइन कर रहा है, ये बीजेपी का है बंदा, ये बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, फलाना फलाना फलाना। देखिए तन्वी जी, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, लेकिन लोग पक्का बोल बोल के करवाएंगे पक्का करवाएंगे। क्योंकि क्या हुआ कि मोदी जी और अमित शाह ने नहीं सोचा था वो 370 तोड़ेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ने रोज बोलना ये नहीं तोड़ सकता, नहीं उसने कहा ठहर जा बच्चे तेरे को तोड़ के दिखा सकूं, और उन्होंने तोड़ ही दिया। तो अब ये मुझे 12 बोलते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करो करो करो, मैं नहीं करना चाहता। सच बात बोलूं, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे को पब्लिक इतना प्यार देती है, लेकिन ये ऐसे रोज बोलोगे ना तो पक्का कर लूंगा ज्वाइन। और बीजेपी ही करेंगे? नहीं देखेंगे क्या ज्वाइन करना है, लेकिन देखिए देश पहले, देश पहले है, हमारी सेना पहले है। अब जब मैं देश की बात करता हूँ तो आपने खुद ही कह देना ये बीजेपी की बात कर रहा है, कि ऐसा क्यों है यार? देश की बात करो तो कांग्रेस की भी तो हो सकती है, देश की बात करो एनसी की भी हो सकती है, नहीं हो सकती? अच्छा, देश की बात कर रहा हूँ पीडीपी की भी हो सकती है यार, वो तो बिल्कुल अच्छा। लेकिन देश की बात कर रहा हूँ तो देश पहले है, तो देश प्रायोरिटी है जी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी इंसान को वो करनी चाहिए। बाकी रामचंद्र जी ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है जी, और बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि कुछ बड़ा करने वाला है। शायद पॉलिटिकल ही ज्वाइन करना है आपको? अभी नहीं, तब भी अगर किया ज्वाइन तो आपके पास पहला इंटरव्यू देंगे पक्का। सर, स्पीकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ लगता है कौन जीतेगा? हेल्दी ओपिनियन। राहुल गांधी जी थे। आप हंस क्यों रहे? आपको नहीं लगता वो जीतेगा? जीत सकते हैं जो देश की बात करेगा वो जीतेगा जी। आपको लगता है कि अभी जितने भी साल गुजरे हैं उसमें देश की बात हुई है? मेरे लिए तो वही है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, पर्सनल ओपिनियन। राम मंदिर बन गया जी, 370 चला गया, और भी कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हुए हैं, एम्स मिला, आईआईटी मिला, हमें मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट मिल गए, कितने सारे हाईवेज हैं, कितनी सारी ट्रेन्स नई स्टार्ट हुई, सब कुछ अच्छा ही हुआ अभी तक तो। बाकी हर सरकार हर एक इंसान की हर बात पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन इनका जो मोदी सरकार का जो इनके मैनिफेस्टो में था, इन्होंने सब कुछ पूरा किया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी पब्लिक जो है सुप्रीम है, पब्लिक किसको प्यार देती है, लेकिन मुझे पता है कि जो देश की बात करते हैं उनको प्यार मिलेगा। तो देश पहले है, नेशन फर्स्ट, तो जो देश की नेशन की बात करेंगे उन्हें तो प्यार मिलेगा। आपको लगता है इससे बेटर कर सकता था कोई जितना मोदी जी ने किया? भारत में कोई नहीं। कोई और पार्टी नहीं कर सकती? कहाँ से कर सकते हैं आप खुद बताइए। आप जो कुछ हुआ है ये इतना कुछ आज से पहले कभी हो पाया? नहीं हो पाया। ऐसा कोई हो भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। देखो ना, 370 तोड़ना कोई सोचने की बात है, कोई तोड़ नहीं सकता था। हुर्रियत को खत्म करना कोई सोच सकता था? नहीं। सेपरेटिस्ट पार्टीज जितने यहाँ पर कश्मीर में बनी हुई थी, कोई सोच सकता था ये खत्म होगी कभी? तो मोदी जी वही है। कोई सोच सकता था कि चाइना कुछ भी करने से पहले यहाँ पर कुछ सोचेगा, लेकिन आज वो 10 बार सोचता है भैया इंडिया के पास रफाल है, कुछ नहीं करना है। पाकिस्तान हर दूसरे दिन फायरिंग करता था, कितने साल हो गए यहाँ पर सीज फायर का वायलेशन नहीं हुआ, कल थोड़ा सा हुआ, लेकिन कितने सालों से बंद था। ये हमारे यहाँ की एक मजबूत सरकार ही है ना, तो इससे मजबूत तो मुझे लगता नहीं है कोई हो सकती है। पहले तो ये यासीन मलिक जैसे लोग तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँच गए, जिन्होंने कितने कश्मीरियों को मारा, कितने लोगों को मारा यासीन मलिक ने, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँच गया, तो उसे आप मजबूत सरकार तो नहीं कह सकते ना। आज यासीन मलिक जैसे लोगों को उनकी असली औकात दिखाई है, जेल में बैठे हुए हैं, और कई सारे टेररिस्ट जो ग्रुप्स थे ख़त्म हो चुके हैं। कश्मीर में स्टोन पेनल्टी का नाम नहीं है। फ्राइडे को हर लोग अपने काम के साथ साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, अपने अपने काम पे जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल अगर कोई गलती से इन अलगाववादियों के नाम पर कोई लेटर भी निकाल दे तो इनके लेटर हेड पे लेटर निकलती है, भैया हमने नहीं बोला ये। पहले ऐसा नहीं होता था। मीरवाइज उमर फारूक इतने दिनों के बाद बाहर आके उन्होंने एक ही बात कही, हमें शांत रहना है, शांति से रहना है। वरना 370 से पहले आप देख लीजिए उनकी क्या क्या बातें, ट्विटर पे है सब कुछ। 370 टूटने से पहले
उन्होंने क्या क्या बोला हुआ सब कुछ है, लेकिन आज तो फिजा चेंज हो चुकी है। नया जम्मू कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर हर एक व्यक्ति का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। और नया जम्मू कश्मीर के अंदर हमें अलगाववादी नहीं चाहिए, हमें यहाँ के सो कॉल्ड ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो किसी एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। हमें यहाँ पर वो चाहिए जो हर एक को देखे, और जम्मू के डोगरों को भी देखा जाए, जम्मू के डोगरों को भी वही जगह दी जाए जो कश्मीर के कश्मीरियों को दी जाती है। इसलिए मैंने कई बार बात करता हूँ, कश्मीरियत कश्मीरियत तो होती है, डोगरियत भी होनी चाहिए। और डोगरियत तभी हो पाएगी जब हम डोगरों को वही स्पेस, वही स्टेज मिलेगा जो कश्मीरियों को मिलता है। उसमें आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है मुझे। आप जैसे युवा हमारे जम्मू में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपने जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सब की ज़रूरत है। 370 से पहले पॉडकास्ट जम्मू में नहीं होते थे, सब कुछ कश्मीर से ही चलता था, और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को सिर्फ कश्मीर ही दिखता था। आज दिल्ली में बैठे हुए लोगों को तन्वी भी सुनाई दे रही है कि भाई तन्वी जम्मू से पॉडकास्ट कर रही है, आशीष कोहली जर्नलिस्ट है। पहले कश्मीर के जर्नलिस्टों के नाम आते थे, आज जम्मू के जर्नलिस्टों के भी नाम आते हैं। तो दिस इज द चेंज, और हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। चेंज अच्छी होती है, कई लोगों को आदत नहीं है चेंज अच्छी होती है। रोज रोज एक ही शर्ट डालेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। चेंज करते रहना चाहिए, अपने व्यवहार में भी, अपने लोगों के साथ जिस तरह से हम मिलते हो, तो चेंज होनी चाहिए। और हर चीज़ में नेगेटिविटी देखनी अच्छी नहीं है, पॉजिटिव देखना चाहिए। हर चीज़ में नेगेटिव तो वो पूरा दिन इंसान नेगेटिव सोच के नेगेटिव ही हो जाता है। और नेगेटिव का तो आजकल ज़माना ही नहीं है, आजकल तो चिप्स का ज़माना है। जी जी जी। सर, आप बाकी जर्नलिस्ट को सुनते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं सुनता हूँ। ओके। मैं आजकल ना ज़्यादातर हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, जो आजकल देश के लिए पॉजिटिव वीडियोस बना रहे हैं, उनको सुनता हूँ। जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं उनको सुनता हूँ। कई बार अगर समय मिल जाए तो मैं कोई न्यूज़ देख लेता हूँ, वरना मेरे पास न्यूज़ देखने का टाइम नहीं होता, क्योंकि अपने जम्मू कश्मीर की न्यूज़ इतनी होती है तो हम 2 मिनट के बाद भागना पड़ता है वगैरह वगैरह। आपने भी कल आना था, मैं कल नहीं आ पाया, तो ये चीज़ें टाइम नहीं दे पाती। लेकिन जर्नलिस्टों को सुनने का समय नहीं मिलता है। और कई बार अगर सुनने का मौका मिल जाए तो मेरे दोस्त हैं गौरव सावंत, तो ही इज़ वर्किंग इन इंडिया टुडे नेटवर्क, और मेरा एक और दोस्त है आरजे रौनक, उसको मैं सुनता हूँ, रेड एफएम में है वो जी, सुन बउआ। तो वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको सुनता हूँ। और एक JNU के प्रोफेसर हैं आनंद रंगनाथन जी, ही इज़ माई गुड फ्रेंड। उनका मैं ट्वीट्स रीड करता हूँ डेली, वो क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। तो इनको, बाकी प्रधानमंत्री जी को सुनता, मन की बात सुन लेता। जी जी जी। मैं तो ये पूछने वाली थी कि जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट को सुनते हैं कि नहीं? जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्टों को मैं समय मिले तो सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ रोज। प्रेस क्लब में दिख जाते हैं। अच्छा, मेरे दोस्त हैं मिस्टर जोरावर सिंह जम्वाल। हाँ जी। तो वो अब तो बीजेपी में भी है, तो साथ में उनकी एक टीम जम्मू, उन्होंने एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है ड्रग्स के खिलाफ। हाँ जी। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, J&K में पहली बार किसी ने लिया। पुलिस तो लेती है, बट एक सोशल कॉज के लिए एक आदमी ने लिया। तो वो पहले, अभी भी जर्नलिस्ट ही है, मैं जर्नलिस्ट ही आउट करूँगा, तो उनको मैं सुनता भी था, अभी भी उनसे डिस्कस करता हूँ कई न्यूज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े भाई के नाते वो मुझे कहीं गाइड भी करते हैं। और मेरे फ्रेंड और मेरे बड़े भाई एक दीपक खजूरिया जी हैं, वो मेरे साथ डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में मेरे रिपोर्टर थे। तो उनसे स्क्रिप्टिंग करना मैंने सीखा है, स्क्रिप्ट्स कैसे लिखते हैं, वो चोरी देखता था वो कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा सीखा है। तो उनसे मैं कई बार पूछ लेता हूँ। आजकल वो रेड एफएम में है, वहाँ पर प्रोग्रामिंग हेड है। तो ये कुछ लोग हैं जिनसे मैं कुछ सीख लेता हूँ या पूछ लेता हूँ कभी। और मैं ज़्यादातर जोरावर जी और दीपक जी से, मतलब कभी कुछ मुश्किल आए तो उनसे बात करता हूँ। ओके। जोरावर सर एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट में आए थे, तो उन्होंने बोला था, हमने जर्नलिज्म के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि जम्मू में ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है, और आजकल सोशल मीडिया काफ़ी है।
काफ़ी है। आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई पत्रकार हो काफी है। उसमें मैं एक बात बोलूँ तन्वी जी, जी। हमारे यहाँ की ना जो इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है ना, वो पता नहीं क्या करते हैं। उनको कम से कम एक ना क्राइटेरिया बनाना चाहिए। आजकल जम्मू में क्या हो रहा है कि जिसको कोई काम नहीं वो जर्नलिस्ट बन जाता है और लोगों को तंग करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं जाके। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी कई जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, पूड़ी वाली दुकानों में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं किसी पूड़ी के अंदर कोई वो कीड़ा आ जाए तो न्यूज़ बना देते हैं। तो ये नहीं देखते वो बेचारा दुकानदार ने कितनी मेहनत करके अपना नाम बनाया है उसका। क्योंकि आजकल नेगेटिविटी वाले बड़े लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया वो देखो ये ऐसा है ये ऐसा है, ये नहीं देखते कि वो कितना पुराना दुकानदार है। ठीक है, मुझे लगता तो नहीं है कभी उनसे ऐसी कभी गलती हो सकती है। अगर हो भी गई है तो यार आप थोड़ा सा उनको ऐसे बता दो, वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना फिर उन्हें तंग करना, तो ये जर्नलिज्म नहीं है। इसे जर्नलिज्म नहीं कहेंगे। तो ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, और कहीं तो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको पूरे दिन कोई काम नहीं होता, वो बस कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे। मैक्सिमम मेरे लिए लिखते रहते हैं। तो मेरे को हंसी आती है, मेरे यार अपना काम करो। मैं देखो ना, मैं कभी किसी के लिए लिखता, मैं अपना काम करता हूँ, अपने काम में खुश हूँ। तो आप भी अपना काम करें, अपना काम में खुश हो जाइए। और जर्नलिज्म की डिग्री बड़ी ज़रूरी है। और मैं जर्नलिस्टों को भी कहूँगा जिनके पास डिग्री नहीं है, यार थोड़ा सा डिग्री ले लो, अच्छी बात है। डिग्री लेकर अगर आप अपना जर्नलिज्म करोगे तो बड़ा अच्छा है। इसमें कोई बुराई बात नहीं है यार। पढ़ाई कभी भी आप कर सकते हो। मैंने अभी पीएचडी ज्वाइन करना, तो इसमें मुझे कोई हिचक नहीं बताने मैंने पीएचडी ज्वाइन करना, तो इसमें क्या हो गया। अगर आप जर्नलिज्म की पढ़ाई करोगे लोग अच्छा ही कहेंगे। हाँ, अगर आपने जर्नलिज्म नहीं की होगी और आप ये ऐसे पूड़ी वाली दुकानों में जाकर ऐसी हरकतें करोगे तो लोग तो कहेंगे कि भाई जम्मू के जर्नलिज्म का स्तर कितना गिर गया। जी। तो सही कहा जोरावर जी ने, डिग्री लेते नहीं है, कोई काम नहीं मिला तो आ गए, तो वो गलत बात है। उससे हमारा स्तर गिर रहा है। तो हमारा स्तर अच्छा रहे इसके लिए हमें एक जर्नलिज्म एथिक्स पता होने चाहिए। पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने की है तो मुझे कोई नुकसान हुआ, फ़ायदा ही हुआ। पढ़ाई करके फ़ायदा ही होता है, नुकसान किस चीज़ का नहीं। एग्जैक्टली सर। अब हम इस पॉडकास्ट के एंड पे हैं। आपकी जैसे अभी शादी हुई और आपकी प्यारी सी बेटी भी है, कुछ चेंज आया जब पहले थे, अपार्ट फ्रॉम की बीवी या फिर आपकी फैमिली बोलती मुझे टाइम नहीं मिलता? हाँ देखिए, पहले तो शादी से पहले ही मेरी वाइफ को पता था कि भैया यहाँ पे टाइम तो मिलने वाला नहीं है। तो उसे समझ आ गया था कि भैया इसकी लाइफ ऐसी है। फिर भी उसने सारा सेक्रीफाइस करके शादी की वैसे। तो ऐसा ही हुआ, टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन चलो वो थोड़ा सा समझ गई है कि भाई आशीष कोहली ठीक है, मेरा हस्बैंड तो है लेकिन पब्लिक के लिए भी कुछ है। तो जब पब्लिक प्यार देती है तो वो भी देखती है। मुझसे ज़्यादा आजकल प्यार उसको भी मिलता है। पब्लिक में लोग, पलक जी आपसे फ़ोटो खिंचवानी है, मैं कहता हूँ हाँ खिंचवाओ इनसे फ़ोटो। तो अब जब से बेटी हुई है, अब वो 4 महीने की हो गई है, उसका नाम सिया है। वैसे उसका नाम हमने रखा है प्रशंसा, सांस्कृतिक नाम है। तो मैं भी कहूँगा कि आपके घर पे भी कोई बच्चा हो तो उसका नाम सांस्कृतिक नाम रखे, हमारी सभ्यता है। तो अब थोड़ा सा है कि जल्दी जाने का मन करता है घर, उससे मिलने का मन करता है। मैं मिल लो उससे। अभी मैं गया था केदारनाथ, तो 7-8 दिन 10 दिन लग गए, तो उसको बड़ा मिस किया। वीडियो कॉल तो है लेकिन चलो जो मिल के होता है तो थोड़ा चेंज तो आता है। लेकिन पब्लिक मेरी प्रायोरिटी है, फैमिली भी मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन पब्लिक मेरी प्रायोरिटी है। पब्लिक के लिए आज भी आशीष कोहली वही आशीष कोहली है जो रात को 4 बजे भी बुलाने पे आएगा और सुबह भी बुलाने पे आएगा। उसके लिए मैं पब्लिक और अपनी फैमिली को पहले ही बोला हुआ है कि भैया मैं आपका तो हूँ लेकिन मेरी पब्लिक मेरे लिए पहले है। हाँ, एक समय ज़रूर आया था जब ये थ्रेट कॉल आई थी गर्दन काटने वाली। उस समय वाइफ, मेरी शादी होने वाली थी, 2 महीने रह गए थे, तो वाइफ बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि सोशल मीडिया पे जना खाना। और मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ के जर्नलिस्टों ने ही बड़ा प्रोपोगेंडा किया। तो मेरी वाइफ को इतना ना मतलब उस समय टेंशन सी हो गई। और मेरी वाइफ की टेंशन का कारण यहाँ के जर्नलिस्ट बन गए जिन्होंने रोज़ाना न्यूज़ें चलानी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी अपनी फर्टिनिटी का आदमी है यार, इसकी शादी होने वाली है इसके घर, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने 1 मिनट नहीं सोचा। उन्होंने रोज़ न्यूज़ें चलानी, रोज़ मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कराना। तो मेरी फैमिली बड़ी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई मेरी फैमिली। कहने लगी कि हम इन जर्नलिस्टों को बोलते हैं जी आपके जर्नलिस्ट बनता है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। बट मैंने कहा इनको कुछ नहीं बोलना, इनको करने दो जो करते हैं, करने दो कुछ करते हैं। मज़ा तब है कि इनकी ये करने से ये कुछ हो जाए। और आज तक बेचारे
गर्दन में कहना नीचे करके चलते हैं, कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, इन्होंने मेरी फैमिली को बड़ा प्रॉब्लम में डाला। मेरी पब्लिक मेरे साथ थी उस समय, मेरे जम्मू के लोग मेरे साथ थे। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे एक जर्नलिस्ट हैं अमित कुमार, उन्होंने मेरा साथ दिया। विशाल, उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरा दोस्त मुजम्मिल, उसने मेरा साथ दिया। मुस्लिम कम्युनिटी का होने के बावजूद उसने मेरा साथ दिया, क्योंकि उससे पता है कि उसका भाई ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरा दोस्त सैयम पंडोब, जिसके बारे में सब जानते हैं, दोस्त है मेरा अच्छा, उसने मेरा पूरा साथ दिया। उनका भाई साहिल, डॉक्टर साहिल, मेरा दोस्त साहिल डोगरा मेरे साथ रहा। स्पेशली ये लोग मेरे साथ रहे, तभी इनका नाम ले रहा हूँ। लेकिन कुछ जर्नलिस्टों ने बड़ा गलत किया। मैं कभी भूलूंगा तो नहीं इस बात को, लेकिन कभी उनके ऊपर ऐसी स्थिति आएगी ना, तो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है उनसे। ये वो देख, कभी भी उनकी लाइफ में ऐसी स्थिति आएगी, भगवान करे आए ना, अगर उनकी लाइफ में कभी ऐसी स्थिति आई, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा जब उन्होंने किया। इसका मुझे बड़ा दुख है कि भाई मेरे जर्नलिस्टों ने ऐसा किया, न्यूज़ें लगा के कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है। हाथी है ना, वो कहावत पता ना, जी मैं नहीं बोलूँगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आज भी वैसे ही खड़ा हूँ। मेरी स्ट्रेंथ है ये सब चीज़ें। और जिनके साथ भगवान रामचंद्र जी हों, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस समय ये सब कुछ हुआ, लेकिन उनके ऊपर कभी ऐसी बात आएगी मैं कुछ नहीं करूँ, कभी नहीं। मैं उनको यही मानूंगा, ये मेरे भाई है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसी बीच में कई सारे जर्नलिस्ट मेरे साथ थे, जिनका मैंने नाम लिया। जोरावर जी मेरे साथ थे। बाकी कई जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने जानबूझ के इनको प्रोवोक किया, आशीष कोहली के खिलाफ करो न्यूज़ है। उनका नाम नहीं लूँगा, उनका नाम लेना अच्छा नहीं है, वो जानते हैं। सर, जैसे अभी आपने ना बताया कि आपका काम, आपके लोग पहले हैं, बाकी फैमिली आपकी बाद में है। ये ना मतलब जैसे इंडियन आर्मी नहीं होती, वो बोलते हैं कि देश पहले काम बाद में। वैसे सिद्धांत के साथ आप चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ सिद्धांत होंगे आपकी लाइफ में, जिस प्रिंसिपल में आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जाते जाते आपने कुछ सिद्धांत आप हमारे जैसे यूथ के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने यूथ को 2 मैसेज दूंगा जी। एक मैसेज कि भाई ड्रग्स एक बहुत बड़ा नासूर है, एक बहुत बड़ा सोसाइटी पे मिनस है, उससे दूर रहो। ये हमारे परिवारों को ख़त्म कर देता है, सोसाइटी से आपको मतलब बाइकआउट करवा देगा। ये आज हर घर तक घुसता जा रहा है, तो प्लीज़ ड्रग्स से दूर रहो। और मैं फैमिलीज़ को कहूँगा, अपने बच्चों को के साथ रहो, उन्हें अकेला हाथ छोड़ो। कई बच्चे तो अकेले रह जाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के पास चले जाते हैं। और ऐसा बड़े घरों में मैक्सिमम हो रहा है, जो बड़े बड़े घर हैं। उनको मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को पूरा समय दो। अपने बच्चों को पुराने ज़माने की तरह नानी घर, दादी घर लेके जाओ, मासी घर लेके जाओ, ताई जी के घर, चाचा जी के घर, सबके घर लेके जाओ, ताकि उनका जो समय है ना, अपने परिवार में बीते, ना कि वो बेचारा अपने आप को आइसोलेटेड फील करे और वो ड्रग्स की तरफ चला जाए। ये ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है। मेरे जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर उनमें से कोई भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो प्लीज़ वो अगर मुझे प्यार करते हैं तो ड्रग्स से दूर हो जाइए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। प्लीज़, जब मैं किसी के घर जाता हूँ जिनके घर ड्रग्स की वजह से डेथ होती है, तो उनके परिवार को मैं देखता हूँ, बड़ा बुरा लगता है कि वो परिवार अकेला रह जाता है। लोग 13 दिन के बाद चले जाते हैं अपने अपने घर, वो अकेले रह जाते हैं। अपने परिवार को अकेला मत करिए। और दूसरा मैसेज वो ये है, अपने अपने धर्म को और बढ़ाइए। हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को और बढ़ाइए, सनातन धर्म को। मुस्लिम धर्म के लोग इस्लाम धर्म को और बढ़ाइए। हर एक धर्म के लोग अपने धर्म को बढ़ाइए। किसी धर्म का तिरस्कार मत कीजिए। इलेक्शन भी आने वाले हैं, लोग लड़ाएंगे आपको धर्म को लेकर, आपने लड़ना नहीं है। ये पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, लीडर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आपको नहीं लड़ना है, वो फिर पार्टियों के साथ चले जाएंगे, आप आपस में लड़ते रहेंगे। प्लीज़ मत लड़िएगा, बीजेपी कांग्रेस के चक्करों में मत लड़िएगा। ये लोग कल एक तरफ है, परसों दूसरे तरफ होंगे। आज देखिए आप कांग्रेस के कितने लोग दूसरी तरफ चले गए हैं, बीजेपी के यहाँ चले गए। तो आप लड़िए मत। अगर आप नहीं लड़ेंगे धर्म के नाम पर, तो हमारा देश बड़ा ऊपर जा सकता है। और एक और सबसे बड़ी समस्या है, वो है लव जिहाद की। हमारे धर्म की जो बच्चियाँ हैं, वो दूसरे धर्म में जाकर शादियाँ कर रही हैं, बड़ा कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। तो मैं उनको भी कहूँगा
कि कृपया करके ऐसा मत करें। अभी एक इंसिडेंट हुआ था तालाब तिल्लो का, एक डॉक्टर लड़की थी, काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की, उसके साथ भी ऐसा हुआ। होली के दिन उसे किसने बुरी तरह से उसका मर्डर किया, उसके बॉयफ्रेंड ने। मत ऐसा करें, अपने धर्म में रहिए। इसके लिए फैमिलीज़ का बड़ा रोल है। फैमिलीज़ अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में शिक्षा दें। जितना आप उन्हें शिक्षा देंगे वो अपने धर्म के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप शिक्षा नहीं देंगे तो वो अपने धर्म से दूर चले जाएं। ये हर धर्म के लिए मेरा एक मैसेज है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारे। धन्यवाद, मुझे बड़ा अच्छा लगा तन्वी जी। और तन्वी जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। और पॉज ट्राइब को मैं चाहता हूं कि और आगे बढ़े। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, यूट्यूब पे, लोग इन्हें सब्सक्राइब करें। मुझे फॉलो करते हैं तो इन्हें भी फॉलो करें। और अच्छा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हेडफोन्स वाला कंटेंट नहीं होगा, आप पूरे घर में बैठ के कंटेंट सुन सकते हैं। ऐसे कंटेंट को फॉलो करें। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय। ऑलराइट, ये थे हमारे साथ आशीष कोहली। आई होप आपको एक अलग वर्जन देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पे है या फिर द रिपोर्टिंग टाइम पे है। आपके पास इस पॉडकास्ट के स्पेसिफिक रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, एंड वी विल रेटिंग इट एंड आंसरिंग इट यू। प्लीज़ शेयर दिस पॉडकास्ट टू योर लव्ड वंस। जिनको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा, फ्रूटफुल लगेगा, प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, so that हम और पॉडकास्ट बनाते रहें, and we'll see you in the next one.